जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम द्विवेदी युगेन गद्य को देखेंगे। इसके पहले देखिए बच्चों, हमने प्रमुख पत्र पत्रिकाएं पढ़ ली थी। भारतेंदु युग के भारतेंदु मंडल को हमने पढ़ लिया था, जो लेखक थे, और फिर जो भारतेंदु युग के अन्य और भी लेखक थे, जो पत्र पत्रिकाएं रचनाएं थी और सब, उसको भी हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युगीन गद्य। ये भारतेंदु युग है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के लेखक भी, यहाँ की रचनाएं भी सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये सब क्या कहते हैं, ये जो जन जागरण के बारे में, ये सब भी बहुत, ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चों, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और आपको ज्ञान में भी होना चाहिए, आपके संज्ञान में चीजें रहनी भी चाहिए कि क्या चीज है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का विकास, पद्य साहित्य का विकास क्या चीज है, ये सब हमको जानकारी होना चाहिए। क्योंकि बच्चों इसमें रुचि आपको जगा के जानकारी पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको पता रहे कि चीजें क्या हैं। गद्य साहित्य हमारे, जो हमारा हिंदी है आज वर्तमान, कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सब कब से प्रारंभ किया हुआ, और पहला उपन्यास क्या है, पहली कहानी क्या है, पहला नाटक क्या है, ये सब आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि यही सबसे संबंधित प्रश्न बनेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम द्विवेदी युगीन गद्य से प्रारंभ करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, और आपका धीरे धीरे हमारे द्वारा जो मोटिवेशन शब्दों के द्वारा आप मोटिवेट होते हुए पढ़ने में आपका भी इंटरेस्ट जग रहा है, आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो अब आइए बच्चों, द्विवेदी युगीन गद्य को हम पढ़ते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की सर्वप्रथम पत्रिका है बच्चों। अब नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से जो सरस्वती पत्रिका है, ये द्विवेदी युग की प्रथम पत्रिका है। क्यों बच्चों? क्योंकि द्विवेदी युग प्रारंभ ही होता है महावीर प्रसाद द्विवेदी से, और इन्होंने पत्रिका भी सरस्वती निकाली थी, इसीलिए प्रथम पत्रिका भी है बच्चों। और अब आगे क्या कह रहे हैं कि का प्रकाशन, द्विवेदी ये पत्रिका का प्रकाशन बच्चों 1900 ईस्वी में शुरू हो गया था। इसके प्रकाशक एवं प्रथम संपादक बच्चों चिंतामणि घोष थे। कौन थे? चिंतामणि घोष थे। प्रथम प्रकाशक और संपादक भी दोनों चिंतामणि घोष थे, सरस्वती नागरी प्रचारणी सभा के बच्चों। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ बच्चों। महावीर प्रसाद द्विवेदी वर्ष 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बन जाते हैं। इसके पहले, सबसे पहले कौन थे? चिंतामणि घोष थे 1900 में। अब 1903 में कौन बनता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी बनते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, द्विवेदी जी से पहले सरस्वती के संपादक कौन थे बच्चों? डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे। और 1903 में इनको कार्यभार ये संभालना पड़ता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। सरस्वती पत्रिका का, काशी नागरी प्रचारणी सभा का कार्यभार ये संभालते हैं, और सरस्वती पत्रिका के संपादक भी बनते हैं। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विवेदी युग को जागरण सुधारकार की संज्ञा दी किसने दी? डॉक्टर नगेंद्र ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऐसे पूछ लेगा कि डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को जागरण सुधारकार की संज्ञा दी, ऐसे पूछ सकते हैं। आप बताएंगे द्विवेदी युग, या पूरा सेंटेंस दे देंगे कि द्विवेदी युग को जागरण सुधारकार की संज्ञा किसने दी या किसने कहा, तो आप कहेंगे डॉक्टर नगेंद्र ने। अब आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 20वीं शताब्दी, 20वीं सदी के आरंभिक चरण का विश्वकोश, तो कौन है बच्चों? जो 20वीं सदी है उसके आरंभिक चरण का जो विश्वकोश है बच्चों, वो सरस्वती पत्रिका है। और आपको चीजें समझ में आएंगी बच्चों, आप ठान लेंगे और मान लेंगे कि हम समझेंगे, इसको जानेंगे, इसके बारे में अवश्य समझ में आएगी। और इस लेक्चर के अंत में बच्चों हम आपको पढ़ाई से संबंधित टिप्स भी देंगे, मोटिवेशन के साथ चीजों को आप बताएंगे। और रोजाना लगभग हम प्रयास करेंगे बच्चों कि आपको ये चैप्टर के लेक्चर के शुरुआत में ही या तो अंत में, जब भी बन पड़े, हम आपको रोजाना एक एक टिप्स पढ़ाई से संबंधित बताते रहें, जिसको आप फॉलो करते जाइए। और देखिए बच्चों, आपको बेनिफिट अवश्य होगा उसका। एक बार मेरे कहने पर आप इसको अपने जीवन में उतार लीजिए, उतार के देखिए बच्चों। क्यों नहीं उतारेंगे? क्योंकि आपको अच्छे अंक से सफल होना है। इस बार अच्छे अंक से सफल होना, प्लस हिंदी को मजबूत करना है, ताकि नेक्स्ट ईयर आप 90 प्लस 95 प्लस मार्क लाने के योग्य हो जाए।
उसकी तैयारी, क्योंकि बच्चों जब हमको बड़ी तैयारी करनी होती है ना, तो उसके लिए बड़ा समय लेना पड़ता है। और आपका बड़ा समय यही है कि इधर आपका 2-4 महीना 5 महीना है क्लास 11 में, फिर उसके बाद उधर 12 में रहेगा। और निरंतर ऐसे पढ़ते रहेंगे तो देखिएगा कब तक नहीं कोई चीज जानकारी में होगा, कब तक नहीं मजबूत होगा। और हिंदी विषय में भी हम मैक्सिमम अंक प्राप्त करेंगे। तो अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं। संपत शास्त्र एकदम याद करने वाली चीजें हैं बच्चों। जनकस्य दंड, रसज्ञ रंजन, सुकवि संकीर्तन, कवि और कविता, आत्मनिवेदन इत्यादि। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी संपत शास्त्र। महावीर हैं कौन? प्रसाद जी। द्विवेदी जी कौन है? महावीर हैं। जो महावीर होता है उनके पास क्या होता है? संपत शास्त्र होता है, संपत्ति का शास्त्र होता है। और जनक से दंड देने की उनके अंदर क्षमता होती है, क्योंकि वो महावीर होते हैं, महाज्ञानी होते हैं। रसज्ञ रंजन, उनके यहाँ ये रसज्ञ रंजन 2 पुत्र पुत्रियां हैं, रसज्ञ और रंजन। किसके? महावीर प्रसाद द्विवेदी के। क्योंकि इनके पास बहुत सारा संपत शास्त्र है और इनके पास क्या है कि उनके पास साहस है दंड देने का, जनक से दंड। और चूंकि ये महावीर है इसलिए इनके यहाँ हमेशा सुकवियों का संकीर्तन होता रहता है। क्या होता रहता है? संकीर्तन होता रहता है। और संकीर्तन में कवि और कविता की बोलबाला रहती है। सब कवि और कविता क्या करते हैं? आत्मनिवेदन करते हुए संकीर्तन करते हैं। इस तरह से लिंक जोड़िए, किसी भी तरह से चीजें याद हो बच्चों, आप अपना भी थॉट लगा सकते हैं, आप अपने भी दिमाग से लिंक से जोड़ के याद कर सकते हैं। अब आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे, भाषा की शुद्ध तथा वर्तनी की एक रूपता के प्रबल समर्थक, भाषा का परिष्कार एवं परिमार्जन कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है बच्चों। जो भाषा में शुद्धता और वर्तनी संबंधी जो एक रूपता लाने का प्रबल जो प्रयास किया वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। भारतेंद्र युग व द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी है बच्चों बाल मुकुंद गुप्त। ये बाल मुकुंद गुप्त जो है बच्चों, ये भारतेंद्र युग में भी रहते हैं और द्विवेदी युग में भी रहते हैं। क्योंकि बच्चों जो कोई भी काल होता है, जैसे मान लीजिए भारतेंद्र युग आया, तो क्या अचानक भारतेंद्र युग आ गया था 1850 से? नहीं, इसके पहले से ही शुरुआत होना प्रारंभ हो गया था, नाटक कहानी। और फिर जब नाटक और कहानी को एकदम चरम सीमा पर, मतलब एकदम प्रसिद्ध किसने किया? तो भारतेंद्र जी ने किया। और चूंकि भारतेंद्र जी ने इसमें काफी योगदान दिया, इसलिए इस युग को भारतेंद्र युग कह दिया गया। अब धीरे धीरे आते आते द्विवेदी युग आता है, तो द्विवेदी युग भी एक, ना तो भारतेंद्र युग एकाएक समाप्त होगा और ना तो द्विवेदी युग एकाएक शुरू होगा। तो उसके बीच में भी तमाम लेखक रहते हैं, तमाम कवि आते हैं। तो वही बच्चों ये बाल मुकुंद गुप्त जो हैं, ये दोनों के बीच के कड़ी माने जाते हैं। आपको, मुझे विश्वास है बच्चों कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। आप निरंतर इसे धैर्य बनाते हुए पढ़ते जाइए, क्योंकि सफलता बच्चों धैर्य मांगती है, तपस्या मांगती है, समय मांगती है, आपका दृढ़ संकल्प मांगती है। तो अब आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। द्विवेदी के महत्वपूर्ण, द्विवेदी युग है जो बच्चों, उस समय के महत्वपूर्ण नाटक को देख लेते हैं कि कौन किसने क्या लिखा। ये राधाचरण गोस्वामी बच्चों, ये भारतेंद्र युग में भी रहते हैं। हम इसलिए रिमाइंड करते रहते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। आपने राधाचरण गोस्वामी को देखा, अब आपने पढ़ा है वहां पर भारतेंदु मंडल में, तो कहेंगे द्विवेदी युग में कहाँ आ गए? जैसे बाल मुकुंद गुप्त बीच की कड़ी है, उसी प्रकार से बीच में ये भी है। और देखिए श्री दामा, ये पौराणिक है क्या बच्चों? नाटक है क्या? श्री दामा किसका है? राधा चरण गोस्वामी का है। राधा चरण जी कौन है? श्री दामा लिखते हैं। राधा कौन है? श्री है। और दामा, दामोदर कृष्ण को मान लीजिए आप, दामोदर, इस प्रकार से लिंक कर लीजिए राधा चरण श्री दामा, क्योंकि राधा श्री हैं और कृष्ण क्या हैं? दामोदर हैं। अब बच्चों शिवनंदन सहाय सुदामा लिखे हैं नाटक, ये भी पौराणिक ही है। ब्रजनंदन सहाय भी उद्धव लिखे हैं, पौराणिक ही, आप जानते हैं। उद्धव योग योग हम नाही, आप जानते हैं ना, गोपियों को योग सिखाने जाते हैं उद्धव, कहाँ पर? ब्रज में। तो क्या कहती है गोपियां कि उद्धव योग हम नाही। योग एक योग का अर्थ होता है कि योग्य, और दूसरा योग का अर्थ होता है कि योग ध्यान, ईश्वर का ध्यान करना। अब देखिए बच्चों, गंगा प्रसाद रामाभिषेक पौराणिक है, ये भी गंगा प्रसाद ने क्या लिखा है? अभिषेक किससे करेंगे आप? गंगा जल से करेंगे ना। गंगा जल से क्या करेंगे? अब यहीं से पकड़ लीजिए अभिषेक और यहाँ से पकड़ लीजिए गंगा, बस हो गया काम।
जैसे अभिषेक आ गया, आपने सोच लिया, तुरंत दिमाग में बैठ गया कि गंगा प्रसाद का है अभिषेक, क्योंकि रामाभिषेक गंगा प्रसाद ने लिखा है। अब आइए बच्चों, गंगा प्रसाद गुप्त फिर वीर जयमल। गंगा प्रसाद क्या, फिर ये लिखते हैं वीर जयमल नाटक, और ये ऐतिहासिक नाटक होता है। वृंदावन लाल वर्मा सेनापति उदल लिखते हैं, ये भी ऐतिहासिक है। भगवती प्रसाद वृद्ध विवाह लिखते हैं, ये भी सामयिक उस समय की स्थिति को दर्शाया है इन्होंने नाटक के माध्यम से, भगवती प्रसाद ने। फिर बच्चों लाला सीताराम आते हैं, इन्होंने मृक्ष कटकम लिखा है। मृक्ष कटकम आप बताइए किसका है। यहाँ पर देखिए अनुदित लिखा हुआ है, अनुदित अर्थात अनुवाद किया है, तो अनुवाद किसका करेंगे, किसी और के रचना का करेंगे। मृक्ष कटकम, तो मृक्ष कटकम का लाला श्रीनिवास दास ने क्या किया है, अनुवाद किया है। अनुदित और मौलिक हमने दोनों चीजों को आपको समझाया है बच्चों, और फिर एक बार और समझाते चल रहे हैं कि अनुदित वो होता है जिसको किसी और कवि ने लिखा हो, किसी अन्य भाषा में हो, और कोई अन्य कवि उसको अन्य भाषा में क्या करे, ट्रांसलेट करे, अनुवाद करे। और दूसरा है बच्चों सदानंद अवस्थी। सदानंद अवस्थी ने भी नागानंद को, इसको भी अनुदित ही किया है, मतलब अनुवाद किया है। अब आइए बच्चों उल्लेखनीय उपन्यास और मौलिक उपन्यास का भी जिक्र हमने कर दिया था। जो मौलिक उपन्यास होते हैं बच्चों, वो जो स्वयं लेखक अपनी खुद के समझ से एक रचना करता है उसे मौलिक कहते हैं, और दूसरे की रचना को दूसरी भाषा में अनुवाद करना अनुदित कहते हैं। अब आइए बच्चों उल्लेखनीय जो उपन्यास है, अब इस उपन्यास को बहुत सारे इसमें हैं जो कि याद करना आपको। आदि खिलाफ फूल ठेठ हिंदी का ठाठ, देखिए बच्चों पहले इधर ही आ गए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आदि खिलाफ फूल हरिऔध, अधिखिला फूल आ से अयोध्या सिंह, आ से अधिखिला, देखिए यहाँ पर भी धा है, यहाँ पर भी धा है, तो ऐसे पकड़िए कि आ से अयोध्या और धा से क्या कहते हैं, अधिखिला फूल, ये आपका, और हरिऔध से ठेठ हिंदी का ठाठ, ऐसे लिंक कर लीजिए किसी तरह बच्चों, बस याद होना जरूरी। अब लज्जा राम शर्मा आदर्श दंपत। लज्जा राम शर्मा क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ ऊपर से फिर से देखते हैं, देवकी नंद खत्री, चंद्रकांता संतत, भूतनाथ, अनूठी बेगम, ये सब उपन्यास है बच्चों। किशोरी लाल गोस्वामी ये तारा और रजिया बेगम उपन्यास लिखते हैं। गोपाल दास गहमरी ये सरकटी लाश और जासूस की भूल, ये कौन लिखते हैं, गोपाल दास गहमरी लिखते हैं। लज्जा राम शर्मा आदर्श दंपति और आदर्श हिंदू लिखते हैं। लज्जा किसको आता है, जो आदर्श रहता है बच्चों, जो आदर्श का पालन करता है वो थोड़ा लज्जा में रहता है ना। आप देखिए जो आदर्शवान लड़कियां होती हैं थोड़ा सा लज्जाशील में रहती हैं, वो ऐसे लिंक कर लीजिए बच्चों, बस याद करने के लिए आपको, अन्यथा ना लीजिएगा। बस किसी तरह देखिए आदर्श आप आएंगे तो आपको लज्जा तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा कि दोनों में आदर्श ही लगा है, आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू। बस आइए कहानी पे हम लोग चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा ऐसे पढ़ा कर लेते हैं, कहानी पे चलते हैं। ये कहानी है बच्चों किशोरी लाल गोस्वामी का इंदुमती, ये पहला कहानी माना जाता है। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी ये भी भारतीय हिंदू मंडल के कवि हैं। लाला भगवान दीन प्लेग की चूड़े, और रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय, बंग महिला दुलाई वाली, और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था। ये सभी इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। देखिए किशोरी लाल गोस्वामी ये तो पहला कहानी हो जाता है। भगवान का दीन कौन हो जाता है, प्लेग की चूड़ा जो छुड़ा देगा उसी का वो भगवान दीन हो जाता है। 11 वर्ष का समय किसने लिखा, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। रामचंद्र जी को कितना समय लगा था वनवास के लिए, 14 वर्ष का, और रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया, 11 वर्ष का समय में ही कंप्लीट कर दिया अपनी कहानी को। और बंग महिला दुलाई वाली और चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, हमने पहले भी जिक्र कर लिया है इनके बारे में। अब आइए बच्चों जीवन चरित्र के बारे में देखिए। जीवन चरित्र तो देखिए माधव प्रसाद मिश्र, क्या बच्चों, माधव प्रसाद मिश्र, विशुद्ध चरितावली माधव प्रसाद मिश्र, याद कीजिएगा बार बार, माधव प्रसाद मिश्र विशुद्ध चरितावली, इस प्रकार से बार बार ऐसे पन्ना पलटने से ही दिमाग में आएगा, बार बार रिवीजन का दूसरा नाम है बच्चों सफलता। जितने आप रिवीजन करेंगे उतनी सफलता आपको मिलती जाएगी। बाबू शिवनंदन सहाय हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, बाबू शिवनंदन सहाय हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र लिखे हैं। जीवन चरित्र क्या होता है बच्चों, किसी और के जीवन के बारे में चरितार्थ करना जीवन चरित्र होता है। शिवनंदन सहाय ने गोस्वामी तुलसीदास का जीवन लिखा है, और बाबू शिव नंदन सहाय ने, देखिए बाबू दोनों
बाबू शिवनंदन सहाय दोनों एक ही हैं। तो इन्होंने हरिश्चंद्र का भी जीवन परिचरित लिखा है और गोस्वामी तुलसीदास का भी जीवन चरित लिखा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बच्चों बाबू राधा कृष्ण दास का जीवन चरित लिखा है। और माधव मिश्र आप जानते हैं विशुद्ध चरितावली। आइए बच्चों अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। देखते अब आते हैं छायावाद युग पर। देखिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छायावाद को हम लोग अब जानेंगे। छायावाद युग को पहले डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या है छायावाद। थोड़ा सा इसको हल्का सा छोटा कर देते हैं बच्चों, आप सुनने पर फोकस कीजिएगा। छायावाद युग को अब यानी भारतीय युग, द्विवेदी युग, अब आता है छायावाद युग। तो छायावाद युग गद्य में बच्चों हिंदी साहित्य की विविध गद्य विधाओं की रचना अपनी चरम सीमा पर थी। क्या थी बच्चों? अपने चरम सीमा पर थी। क्या? हिंदी साहित्य की विविध गद्य विधाएं। विविध मतलब विभिन्न प्रकार की जो गद्य विधाएं, विविध मतलब विभिन्न प्रकार की गद्य विधाओं में कौन कौन बच्चों? जैसे कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, रेखा चित्र हो गया, संस्मरण हो गया, लघु कथाएं हो गई, नाटक हो गए, ये सब बच्चों विधाएं हैं। तो वही कह रहे हैं कि छायावाद के समय युग में ये सब चरम सीमाओं पर, मतलब इसमें बहुत मैक्सिमम कवि लोग इस सब को लिख रहे थे, कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सब। तो आइए बच्चों अब नाटक के क्षेत्र में सबका अलग अलग नाम पढ़ते हम लोग चल रहे हैं। नाटक के क्षेत्र में कौन है? सबसे पहले बच्चों जयशंकर प्रसाद आते हैं। नाटक के क्षेत्र में शुरुआत तो वहीं से हो जाती है बच्चों नाटक की। भारतीय द्वीप से आप जानते हैं नहुस और पहला नाटक है। और यहाँ पर देखिए छायावाद में और इसका विस्तार हो जाता है। तो जयशंकर प्रसाद है, नाटक के रूप में एक युगांतर उपस्थित हुआ है। जयशंकर प्रसाद का नाटक है बच्चों कल्याणी, ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, हरिकृष्ण प्रेमी। अब देखिए हरिकृष्ण प्रेमी का क्या है? स्वर्ण विहीन, रक्षाबंधन, प्रतिशोध, ये सब नाटक है बच्चों। नाटक के क्षेत्र की बात हो रही है। ये देखिए लक्ष्मी नारायण मिश्र, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, ये सब किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का है। तो दो लेखकों का नाटक दिया हुआ है यहाँ पर। दो, एक तो जयशंकर प्रसाद, दूसरे हरिकृष्ण प्रेमी जी का। अब आइए बच्चों उपन्यास के क्षेत्र में थोड़ा सा और इसको ऊपर हम लोग कर लेते हैं। देखते हैं उपन्यास के क्षेत्र में किसका नाम आता है? प्रेमचंद जी का पहले नाम आएगा बच्चों। उपन्यास नाम आया क्योंकि उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है? क्वेश्चन एक नंबर का बनता है बच्चों। तो आप बताएंगे कि प्रेमचंद जी को। जैसे आपका क्वेश्चन आएगा प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को आप कहेंगे प्रकृति का सुकुमार कवि। और उपन्यास सम्राट तो आपका ये हो जाएंगे प्रेमचंद जी। इसी प्रकार से हम बीच बीच में ऐसे रिवाइज करते रहेंगे बच्चों। इनकी प्रमुख रचनाओं में क्या है? सेवा सदन है, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, गोदान, ये सब शामिल है। प्रेमचंद के अलावा विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक भी है बच्चों। ये आचार्य चतुर्सेन शास्त्री भी हैं, शिव पूजन सहाय, पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। और फिर उसके बाद में ये देखिए, और उसके बाद भगवती चरण वर्मा, ये सब इन सब के भी नाम आते हैं। अब आइए बच्चों निबंध के क्षेत्र में हम लोग देख लेते हैं। निबंध के क्षेत्र में कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निबंध का नाम आया तो सबसे पहले आप रामचंद्र शुक्ल को याद कीजिएगा। जैसे उपन्यास के नाम पर आप किसे याद करेंगे? तो क्या कहते हैं, छायावाद की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये प्रेमचंद को याद करेंगे। नाटक की बात आई तो आप जयशंकर प्रसाद को पहले याद करेंगे। और निबंध की बात आई तो आप रामचंद्र शुक्ल को याद करेंगे। का महत्वपूर्ण स्थान रहा है बच्चों। इनकी रचनाएं हैं भाव या मनोविकार। क्या है? रामचंद्र शुक्ल के भाव और मनोविकार। घृणा, गलत व्यक्तियों से घृणा, क्रोध करना, घृणा क्रोध किसका? श्री रामचंद्र जी क्या करते थे? जो चूंकि ऐसे लिंक करिए बच्चों कि भाव या मनोविकार, घृणा, क्रोध, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद एवं काव्य में रहस्यवाद इत्यादि कौन लिख सकता है? श्री रामचंद्र जी। इस प्रकार से लिंक करके। और इनके सभी निबंध, ये सब जो निबंध है बच्चों, ये चिंतामणि निबंध संग्रह में संकलित है। चिंतामणि क्या है? निबंध नहीं है बच्चों, निबंध संग्रह है। और इसमें बहुत सारे ये सब जो निबंध दिए हुए हैं इसी में इकट्ठा है, सब संकलित हैं। इनके अतिरिक्त बच्चों शिव पूजन सहाय हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, वियोगी हरि हैं बच्चों, और श्री राम शर्मा है, बाबू गुलाब राय, संपूर्णानंद आदि सब उल्लेखनीय है निबंध काल में बच्चों। तो आइए बच्चों अब हम आज के क्लास का यहीं पर समापन करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में आपसे छायावाद उत्तर अर्थात छायावाद युग के बाद के जो गद्य थे, रचनाएं थी, रचनाकार थे, उनके बारे में जिक्र करेंगे। हमको विश्वास है बच्चों
हमको पूरा विश्वास है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप हमारे वीडियोस को समझ में आ रही है, पसंद भी करते हैं और देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं। ये हमको दृढ़ संकल्प है अपने आप से। आपको ऐसे निरंतर आपके साथ हम बने रहेंगे एग्जाम तक, और जैसे न्यू सत्र प्रारंभ होगा फिर हम नए सिरे से आपको और चीजें प्रोवाइड करते और बेहतर तरीके से और नए ट्रिक के माध्यम से जितना आसान से आसान भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करेंगे बच्चों। आप बस निरंतर बने रहिए। ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों निरंतर हमारे साथ बने रहेंगे तो आप जरूर जीतेंगे। समझ लीजिए बच्चों, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो फिर जीतेंगे कैसे, और सीखने सिखाने प्रक्रिया में आप जुड़े रहेंगे तो जीतेंगे कैसे नहीं। तो आइए बच्चों, अब हम आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में छायावाद उत्तर युगीन गद्य के साथ। जय हिंद बच्चों।